हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त प्रिंस आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं इंडिया ड्यूरिंग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का पहला पार्ट। इसमें मैं आपको पोर्टुगीज के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर यूपीएससी से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो बिना आपका टाइम वेस्ट के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ फैक्टर्स जान लेते हैं कि यूरोपियंस इंडिया में आए क्यों थे। सबसे पहला कारण है हमारे डिफेंस यूरोपियंस को इंडिया में आने का, वो था यूरोपियंस के पास एक अच्छी खासी शिप बिल्डिंग और नेविगेशन की स्किल्स डेवलप हो चुकी थी उस टाइम तक, जो कि बाकी कंट्रीज़ में नहीं थी। इसलिए यूरोपियंस ने सी वॉयजेस स्टार्ट कर दिए थे और इसी तरीके से उन्होंने जगह जगह पे वॉयजेस स्टार्ट किए और इसी तरीके से वो इंडिया में आए। सेकेंड थिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ यूरोपियंस। मैंने आपको पहले बताया माई डिफरेंस की यूरोपियन सिस्टम पे डेवलप्ड थे बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू इंडिया और बाकी ईस्ट एशिया वाले पार्ट के कंपैरिजन। तो जब वो डेवलप्ड थे तो उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती चली गई लग्जरीज़ की, जैसे कि इंडियन की स्पाइसेस जो थी बहुत ही फेमस थी, इंडिया की सिल्क जो थी बहुत ही फेमस थी यूरोपियंस मार्केट में। तो जो मार्केट में जो ट्रेडर्स थे वो क्या करते थे, बेसिकली इंडिया से इंपोर्ट करते थे और नई यूरोपियंस मार्केट में सेल करते थे। ठीक है। और इमेंस वेल्थ ऑफ इंडिया भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि यूरोपियंस को अट्रैक्ट करता था इंडिया की तरफ। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से यूरोपियंस इंडिया में आए। अब जान लेते हैं सबसे पहले कौन से यूरोपियंस आए थे, उसके बाद कौन आए थे, क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। तो हमारे रेफरेंस 1498 में पोर्टुगीज आए थे, उसके बाद आपके 600 में ब्रिटिश आए थे, उसके बाद 602 में डच आए थे और 1664 में फ्रेंच आए थे। तो इस वीडियो में मैं आपको पोर्टुगीज को डिटेल में कवर करूंगा और आने वाले वीडियोस में इंग्लिश, डच और फ्रेंच को भी कवर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोर्टुगीज। अब पता पोर्टुगीज क्यों आए थे इंडिया की तरफ, इसका कारण ये है कि एक ट्रीटी साइन हुई थी पोर्टुगीज और स्पेन के बीच में कि उन्होंने जितने भी नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड थे ना, उनको डिवाइड कर लिया था एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू। वो इमेजिनरी लाइन जो थी वो अटलांटिक ओशन के पास होती थी। ठीक है। और उस लाइन के थ्रू ये डिसाइड हो गया था उस सिटी के थ्रू कि जो ईस्ट पार्ट होगा उस लाइन का वो पोर्टुगीज उस पर कैप्चर करेगा, जितने नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड कंट्रीज हैं उन पे, और जो वेस्ट पार्ट होगा उस पर स्पेन करेगा। सिंस उस लाइन के ईस्ट पार्ट में इंडिया आता था, इसलिए पोर्टुगीज इंडिया में आ पाए सबसे पहले। ठीक। एक चीज़ याद रखना, फैक्ट है, पोर्टुगीज जो थे वो इंडिया में सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में इंडिया से गए थे। इवन आफ्टर ब्रिटिशर्स के जाने के बाद पोर्टुगीज गए थे, हालांकि उनकी प्रेजेंस बहुत ही कम हो गई थी, बट वो सबसे लास्ट थे जिनको इंडिया छोड़ के गए थे। ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले जो आए थे पोर्टुगीज उनका नाम था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा माय डिफरेंस केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप बेसिकली साउथ अफ्रीका का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है। तो उसके थ्रू होते हुए वो इंडिया में आए थे 1498 में, और उनका बहुत ही अच्छी तरीके से वेलकम किया गया था हमारे रूलर जो उसमें कैलिकट के थे, जैम्बोरिन द्वारा। और 1502 में वास्को डिगामा जब सेकंड विजिट पे आए इंडिया में, तो उन्होंने ट्रेडिंग स्टेशंस के स्टेब्लिशमेंट की थी। कहाँ पे? कैलिकट, कोची और कैनेनोर में। और साथ में फोर्ट्स भी बनाए थे। तो कहीं ना कहीं अब फोर्ट्स बनने लगे थे, ट्रेडिंग स्टेशन बनने लगे थे पोर्टुगीज के द्वारा, और इसकी स्टार्ट वास्को द गामा ने की थी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इससे पहले भी इंडिया में बहुत से ट्रेडर्स आते जो कि इंडिया से ट्रेड करते थे। बस वास्को डी गामा इस मोटो से आए थे कि पोर्टुगीज को मोनोपलाइज करेंगे पूरे इंडिया में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया अब होगा जो पोर्टुगीज से ही ट्रेड कर पाएगा। उनका मोटो ये था। ठीक है। वो ज़्यादा दिन तक रहे नहीं और 1500 में अगले पोर्टुगीज है जिसका नाम था पेड्रो अल्वेरेज कैब्रेल। इन्होंने पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी कैलिकट में 1500 में। तो अभी तक क्या क्या एस्टेब्लिश हो गया है माय डियर फ्रेंड्स। 1498 में जब वो आए थे तो वो सिर्फ वेलकम हुआ था, वो चले गए थे। फिर 1500 में कौन आया था? पेड्रो अल्वेरेज कैब्रेल ने। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी कैलिकट में, और उसके साथ साथ इन्होंने यूरोपियन रूल की स्थापना भी कर दी थी, यानी यूरोपियन रूल एक एस्टेब्लिश हो गया था इंडिया में। एक चीज़ और याद रखना माय डियर फ्रेंड्स की 1500 के बाद वास्को डी गामा जो थे वो दूसरी बार आए थे इंडिया में 1502 में। तब उन्होंने ये चीज़ की थी जो मैंने आपको पहले बताया, उन्होंने ट्रेडिंग स्टेशन एस्टेब्लिश किया था। कहाँ पे? कैलिकट, कोची और कैनेनोर में। और साथ में उन्होंने फोर्ट बनाए थे। ठीक है, इन तीनों जगह पे। अब बात करते हैं अगले जो आए थे पोर्टुगीज, उनका नाम था फ्रांसिस डे अल्माइडा। हमारे डिफरेंस से पहले पोर्टुगीज गवर्नर थे इंडिया में जिनको पोर्टुगीज ने भेजा था। अब तक इससे पहले जितने भी पोर्टुगीज आए थे वो सिर्फ और सिर्फ पोर्टुगीज बन के आए थे। ठीक है। उनका जो मोटो था वो सिर्फ ट्रेड करने का था, लेकिन जब पहले पोर्टुगीज गवर्नर आए थे अब ये मोनोपलाइज करने के इरादे से आए थे पूरी तरीके से। तो उन्होंने क्या किया था हमारे डिफरेंस, इन्होंने एक पॉलिसी स्टार्ट की थी जिसका नाम कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। इसको हम कार्टेज सिस्टम भी कहते हैं।
इसका मोटो क्या था हमारे फ्रेंड्स, वो चाहते थे कि जो इंडियन ओशन में जितने भी शिप्स जा रही हैं उन पे वो कहीं न कहीं उन पे टैक्स लगाना शुरू कर दें, ताकि वो एक मोनोपोलाइज़ कर पाएँ इंडियन मार्केट को। और उनका फ़ोकस जो था वो फोर्ट्स बनाने में नहीं था, बल्कि इंडियन ओशन में अपने प्रेज़ेंस को और स्ट्रॉन्ग करना था, ठीक है? तो उन्होंने कार्टेज सिस्टम में क्या किया, उन्होंने एक लाइसेंस या कह सकते हो पास इश्यू किया अथॉरिटी द्वारा। उसमें क्या था कि आपको अगर इंडिया से ट्रेड करना है तो आपको पोर्टुगीज़ से परमिशन लेनी पड़ेगी। और सबसे अच्छा इसका कारण क्या था कि वो ये चाहते थे कि इंडिया में पोर्टुगीज़ को ट्रेड मोनोपोलाइज़ कर सकें। अगले गवर्नर थे हमारे फ्रेंड्स, वो थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो कि 1509 में आए थे और 1515 तक रहे थे। इनको फाउंडर कहा जाता है पोर्टुगीज़ कॉलोनी इंडिया का। इससे पहले जो भी लोग आए थे उन्होंने चेंजेस तो किए थे, बट सडन चेंजेस या कह सकते हैं बहुत ही मेजर चेंजेस उन्होंने नहीं किए थे। तो जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क हैं इन्होंने बहुत ही मेजर चेंजेस किए थे, उस इसलिए इनको फाउंडर भी कहा जाता है। रियल पावर जो था पोर्टुगीज़ का उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। इन्होंने क्या-क्या किया था वो देख लेते हैं। इन्होंने गोवा को कैप्चर किया था बीजापुर से। इन्होंने मुस्लिम्स जो थे उनको परसिक्यूट करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने भटकाल जो था उन्होंने कैप्चर कर लिया था, कहाँ से? श्री कृष्ण देव राय से, विजयनगर के जो किंग थे, ठीक है? तो उन्होंने बहुत सारे किंगडम्स को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था। और तो इन्होंने स्ट्रैटेजिक कंट्रोल करना भी स्टार्ट कर दिया, कहाँ पे? इंडियन ओशियन में, ठीक है? जिसकी शुरुआत ब्लू वाटर पॉलिसी के द्वारा रखी गई थी। और क्या किया था इन्होंने इन्होंने मैरिंग की पॉलिसी स्टार्ट कर दी थी। इनका मोटो ये था कि अगर सपोज़ करो कोई पोर्टुगीज़ आता है जो कि इंडियन वुमेन से मैरिज कर लेता है, तो क्या कहीं वो यहीं सेटल हो जाएगा, तो पोर्टुगीज़ एक लॉन्ग टाइम तक इंडिया में सर्वाइव कर पाएँगे। इनका ये मोटो था इसके पीछे। इसलिए इन्होंने जितने भी अपने पोर्टुगीज़ ऑफिसर्स थे उनको बताया कि आप यहाँ पे मैरी करके सेटल हो जाओ। अगला इन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ की थी, उन्होंने सती प्रथा जो थी उस टाइम पे उन्होंने उसको बैन कर दिया था, ठीक है? जितने भी इनके अंडर एरिया आता था उन सबको इन्होंने बैन कर दिया था। अगला क्या किया था इन्होंने? अगला इन्होंने कुछ नहीं किया था, उससे पहले ये कुछ करते इनकी मौत हो गई जनवरी 15 में, यानी कि 1515 में इनकी मौत हो गई। और इसके बाद जब ये मरे थे तो पोर्टुगीज़ जो थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेवल पावर इंडिया में डेवलप कर चुका था उस टाइम तक, ठीक। फिर अगले जो आए थे पोर्टुगीज़, उनका नाम था नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा जो आए थे 1529 में आए थे, 1538 तक रहे थे। इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने कैपिटल को कोची से गोवा शिफ्ट कर दिया था। और आज भी गोवा एक पोर्टुगीज़ एम्पायर की तरह देखा जाता है। बट आज भी आप गोवा घूमने जाओगे तो कहीं न कहीं पोर्टुगीज़ का इन्फ्लुएंस आपको आज भी दिखेगा गोवा में। इनका बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन ये था कि इन्होंने कैपिटल को कोची से उठा के गोवा में 1530 में शिफ्ट कर दिया था। और इनके अंडर, इनके रूल के अंडर क्या हुआ था, दीव और बेसिन जो थे वो पोर्टुगीज़ के अंदर आ गए थे। इन्होंने कैप्चर किससे किया था? गुजरात किंग बहादुर शाह से। अब बात करते हैं प्रैग्मेटिक लीडर्स हु एक्सपेंडेड टेरिटरी बियॉन्ड वेस्टर्न कोस्टल रीजन। माय डियर फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अब तक जितने पोर्टुगीज थे, रूलर्स थे, वो क्या करते थे? वो बेसिकली वेस्टर्न कोस्ट पे ही अपने टेरिटरी को एस्टेब्लिश करने में लगे थे, अपने फोर्ट्स बना रहे थे। लेकिन ये पहले ऐसे इंसान थे नीनो डी कुन्हा, जिन्होंने इन्होंने ईस्टर्न साइड में अपने को एक्सपेंड किया पोर्टुगीज को। इन्होंने क्या किया? हुगली जो कि बंगाल में है, वहाँ पे इन्होंने अपना हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश किया, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि पोर्टुगीज सब वेस्ट से हट करके ईस्ट भी अपना एस्टेब्लिश करने लगे थे सेंटर। अब बात करते हैं माय डिफरेंस रिलीजियस पॉलिसी ऑफ पोर्टुगीज। तो माय डिफरेंस जो पोर्टुगीज थे स्टार्टिंग में वो मुस्लिम से हेट करते थे। उसका सिंपल सा ये था क्योंकि जो पोर्टुगीज थे कहीं ना कहीं अरब से नफरत करते थे, क्योंकि अरब जो थे वो बीच में बचौलियाँ का काम, यानी कि मेडिएटर काम करते थे। फॉर एग्जांपल आप अगर आप मैप देखते होगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी पहले क्या होता था, अभी केप ऑफ गुड होप से पहले रेड सी वाले एरिया से पोर्टुगीज जाते थे, तो कोई भी सामान लेके जाते थे तो अरब जो थे वो मेडिएटर के तरफ थे और बहुत ही हैवी टैक्स और ड्यूटीज लगाते थे इनके ऊपर। इसलिए कहीं ना कहीं मुस्लिम से हेट करते थे पोर्टुगीज, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये मुस्लिम से हेट करने लगे। और इसके बाद जिनकी पॉलिसीज़ थी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुस्लिम विरोधी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद इन्होंने क्या किया, हिंदूज़ के खिलाफ भी हो गई है। तो इंडिया में रिलीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटिमेंट है, ठीक है? अब रिलीजन को छोड़ोगे तो ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकते इंडिया में। तो उन्होंने ये गलती, एक बहुत ही मेजर गलती थी इनकी, फॉल बैक का इंडिया में। तो उन्होंने क्या किया, ज़बरदस्ती ऐसे पॉलिसीज़ ला दी जो मुस्लिम्स और हिंदू विरोधी थे। और तो और इन्होंने क्या किया, 1579 में अपने मिशनरीज़ जो थे उनको सेंड किया कहाँ पे? अकबर की कोर्ट में। यानी कि अकबर आपको पता है मुस्लिम रूलर था, तो उनको क्या किया, उन्होंने अकबर को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का चाहा। तो इस तरीके से रिलीजियस पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रहे थे इंडिया में। अब जान लेते हैं कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से वो पोर्टुगीज डिक्लाइन हो गए इंडिया में। सबसे पहला फैक्टर था हमारे फ्रेंड्स, पावरफुल डायनेस्टीज एस्टेब्लिश हो गई थी कहाँ पे? इजिप्ट में, पर्सिया में और नॉर्थ इंडिया में भी। और साथ में उस वक्त पे मराठास भी कहीं ना कहीं फ्लरिश होने लगे थे साउथ इंडिया में। तो जब एक पावरफुल किंगडम जब एस्टेब्लिश हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आपके कॉम्पिटिटर बढ़ जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था राइस ऑफ मराठास, इसकी वजह से पोर्टुगीज का डिक्लाइन हो गया। दूसरा,
रिएक्शंस अगेंस्ट पोर्टुगीज स्पिरिचुअल प्रेशर ड्यू टू देयर एडवोकेसी एक्टिविटीज़। कहने को तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इन्होंने क्या कि ऐसी पॉलिसीज लाई जो कि हिंदू और मुस्लिम विरोधी थी। अब आप कोई भी पॉलिसीज हिंदू और मुस्लिम विरोधी लाओगे तो जाहिर सी बात है लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करोगे। अब लोगों के सेंटिमेंट्स को जब हर्ट करोगे तो जाहिर सी बात है आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो इन्होंने ये गलती कर दी कि इन्होंने पॉलिसी जो लाई थी वो कि लोगों के विरोध थी। बल्कि वही अब देखो ब्रिटिश इतने लॉन्ग टाइम तक उससे रह पाया क्योंकि ब्रिटिश की जो भी पॉलिसीज थी वो कभी भी रिलीजन के विरुद्ध नहीं थी। उनका मोटो सिर्फ ट्रेड करना था और वो सिर्फ ट्रेड करते ही रहे आने वाला मतलब 200 साल तक से उनका मोटो सिर्फ ट्रेड ही करना था। ठीक है, और पोर्टुगीज ने क्या कि रिलीजन को छेड़छाड़ करना स्टार्ट कर दिया। एक बहुत ही मेजर फैक्टर था इनके डिक्लाइन का। तीसरा फैक्टर था हमारे फ्रेंड उस टाइम तक इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश और डच भी इंडिया में एस्टेब्लिश कर चुके थे जो कि चैलेंज कर रहे थे पोर्टुगीज की सुप्रीमेसी को, क्योंकि पोर्टुगीज का मोटो था ट्रेड को मोनोपलाइज करना। लेकिन उस वक्त तक इंग्लिश और डच भी इंडिया में सेटल होने लगे थे और कहीं ना कहीं ये पोर्टुगीज के उस मोटो को चैलेंज कर रहे थे। अगला कारण था हमारे पास रैम्पेंट करप्शन, ग्रीड एंड सेल्फिशनेस अलोंग विद पायरेसी ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ द पोर्टुगीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। उस टाइम तक हमारे फ्रेंड्स रैम्पेंट करप्शन यानी कि करप्शन बहुत हाई लेवल पे बढ़ चुका था। लोग पोर्टुगीज के अंदर लालच आ गया था, सेल्फिशनेस आ गया था। अब ये जो थे वो ट्रेड के साथ साथ ये लूटने भी लगे थे। ठीक है, जब ऐसी चीज़ें करोगे आप तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सारे इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो कहीं ना कहीं उनका अपना मोटो भूल चुके थे, उनका ट्रेड करने आए थे लेकिन अब वो करप्शन की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो चुके थे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट उनका सबसे बड़ा फैक्टर था कि वो ब्राज़ील की तरफ शिफ्ट हो गए थे क्योंकि उस वक्त तक ब्राज़ील भी डिस्कवर हो चुका था। तो पोर्टुगीज ने अपना अटेंशन जो था वो ब्राज़ील की तरफ कर दिया इंस्टेड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में उनका कुछ ना कुछ पार्ट रहा मतलब कुछ ना कुछ पावर थी इंडिया में, लेकिन उतनी ज़्यादा पावर नहीं थी जो पहले उन्होंने बनाई थी और अब वो ब्राज़ील में शिफ्ट हो चुके थे। अब जान लेते हैं सिग्निफिकेंस क्या था पोर्टुगीज का इंडिया में। सबसे पहला सिग्निफिकेंस था पोर्टुगीज मार्क द एमरजेंस ऑफ नेवल पावर इन इंडिया। हमारे फ्रेंड्स पोर्टुगीज के आने के बाद ही इंडिया में नेवल पावर की इंपॉर्टेंस पता चली और इंडिया ने उसके बाद ही नेवल पे अपने जो नेवल सुप्रीमेसी उस पर काम किया। ठीक है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पोर्टुगीज का ये था। दूसरा था जैसे कि एग्जाम्पल के समझाता हूँ, जो कैनन यानी कि तोप जो थी वो पहले इंडिया में शिप्स पे नहीं लगाई जाती थी। वो बेसिकली आप लैंड से वॉर करते थे तभी आप यूज करते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कैनन को शिप पे लगाना या फिर मल्टी डेक शिप बनाना, ये सब चीज़ें पोर्टुगीज ने ही सिखाई इंडिया में। ठीक है, एस्टेब्लिश किया है। द थर्ड थिंग थी माय डियर फ्रेंड मिशनरी। तो चर्च जो लोग थे वो क्या पढ़े लिखे लोग थे, उनमें टीचर्स भी थे तो जिन्होंने इंडिया में पेंटर्स, कार्वर्स और स्कल्पचर्स की जो आर्ट्स उनको उन्होंने फ्लरिश किया इंडिया में। ठीक है, और चौथा इंट्रोड्यूस यूरोपियंस आर्ट ऑफ वॉरफेयर, यानी कि आपको पता है यूरोपियन जो थे उस टाइम पे बहुत ही एडवांस, इनके पास जो वॉर टेक्निक्स थी बहुत ही एडवांस थी। तो इन्होंने उस प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, जिससे इंडिया ने बहुत कुछ सीखा उस टाइम पे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट द आर्ट ऑफ सिल्वर स्मिथ एंड गोल्ड स्मिथ फ्लरिश्ड इन गोवा। हमारे डिफरेंट जितने भी सुनार हो सकते हैं या फिर लोहार हो सकते हैं, ये जो भी थे उस टाइम पे ही फ्लरिश्ड हुए थे। उससे पहले इंडिया में आर्ट की उतनी वैल्यू नहीं थी वैल्यू, लेकिन उतनी नहीं थी जितनी इन्होंने आके फ्लरिश्ड किया इंडिया में। तो ये थी सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्टुगीज। तो माय फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में आपको पोर्टुगीज का डिटेल में कवर किया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप upsclover.com की वेबसाइट पर जा करके इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। और साथ में अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है तो या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।